हाँ, शुरू करें। अच्छा, आपको हाँ कोई जी सर। क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं पहले, फिर मैं आगे शुरू करूँ। सर है तो सही, लेकिन वो फिर सोल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि जो जैसे आपने डायरेक्शंस का बताया था ना, कि नॉर्थ टू साइड का, अब मैंने अपने घर को देखा तो वो डिफेक्ट है उसमें। वही अच्छा। सेम चीज़ है कि नॉर्थ टू साउथ में लेंथ है, और सॉरी ईस्ट टू वेस्ट में लेंथ वाइज बड़ा है, और विड्थ वाइज अच्छा। नॉर्थ टू साइड छोटा अच्छा, है। वो नाग पृष्ठभूमि हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपका और ये वो पूरा लैंड समेत घर है या केवल फ्लोर है? लैंड समेत घर है। अच्छा, तो फेसिंग किधर है? ईस्ट। ईस्ट फेसिंग है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा घर भी ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट को फ्रंट है, तो वो लंबा हो जाता है वेस्ट। मैं जब आपको बता रहा था, मैं खुद सोच रहा था इस बारे में, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है। अच्छा, अभी हम उस बारे में बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र होता क्या है, बेसिकली ये क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। हम्म। तो वास्तुशास्त्र से का परिचय इस तरह से है, ये वास्तु पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। ये वास्तु पुरुष का नक्शा है। तो इसमें आप देखो, इसमें हेड जो है नॉर्थ ईस्ट में है, पैर इसमें साउथ वेस्ट में है, हम्म। और जो ब्रह्म स्थान है वहां पे नाभि क्षेत्र है। और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है और जो साउथ ईस्ट है वहां पे लेग्स आती है या कोनी आती है, घुटने या कोनी आते हैं। हम्म। तो इसलिए यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बोझ नहीं रख सकते, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ और वेस्ट में रख सकते हैं और साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वास्तु पुरुष का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये घर के, किसी बिल्डिंग के, किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया के प्रमुख देवता माने गए हैं। और इनका हेड नॉर्थ ईस्ट में होता है, ईशान में होता है, और इनके पैर साउथ वेस्ट में होते हैं, नैऋत्य में होते हैं। करेक्ट। और दोनों पैरों के जो तालुए हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। हम्म। और हाथ और पैर की जो, मतलब उनके जंक्शन है, जो उनके घुटने और कोहनी है, वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में होते हैं। ये भी हमने देखा है। तो ऐसा है, शास्त्रों में ऐसी कहानी लिखी गई है कि पुराने समय में एक अंधकासुर दैत्य होता था और भगवान शंकर, इन हम्म। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में शंकर जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पे गिर पड़ी। और भगवान शंकर की पसीने की बूंदें तो आसान तो नहीं होगा, है। तो उन बूंदों से, पसीने की बूंदों से आसमान और जमीन को डरा देने वाला एक प्राणी प्रकट हो गया। और वो प्राणी देवताओं को मारने लगा। तो क्या किया, सारे देवता जब परेशान हुए तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो कहने लगे, ये तो हमें बहुत इस तरह से एक प्राणी प्रकट हो गया है और हमें पूजा पाठ में बाधा डालता है, यज्ञ हवन में बाधा डालता है, तो हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक तरकीब बताई कि आप जाओ और उस प्राणी से आप ये रिक्वेस्ट करो कि हम आपकी सभी शुभ कामों में पूजा करेंगे और आप शांत हो जाओ। तो ऐसा करके सभी देवताओं ने उसे पकड़ के उसको नीचे मुंह करके दबा दिया। और उसे शांत करने के लिए ये एक वचन दिया कि सभी शुभ कार्यों में हमारी पूजा की जाए। तो इस तरह से सारे देवी देवता, जो 45 देवी देवता थे, उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए। तो इसीलिए उसका नाम वास्तु पुरुष पड़ गया। ठीक है। तो ये नॉर्थ ऊपर किया हुआ है। अगर आप ईस्ट ऊपर करोगे तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे सिर हो जाता है, यहाँ पैर हो जाते हैं। अब इसे नॉर्थ ऊपर किया है तो नॉर्थ ईस्ट इधर आ गया, है ना। तो आप याद रखना, ईस्ट ऊपर रख के नॉर्थ ईस्ट इधर होता है, साउथ वेस्ट नीचे होता है, फिर साउथ ईस्ट इधर होगा, फिर नॉर्थ वेस्ट नीचे होगा। इस तरह से इसको जो है ऐसे समझ लो, घुमा देना है इसको, रोटेट व्यू। ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो सारे व्यू घूम गया इसमें, है ना। मैं तो केवल फोटो घुमाना चाहता था, तो वापस कर लेते हैं।
तो ये वास्तु पुरुष है। तो अब क्या होता है, जब उस जो महाबली पुरुष था उसको उल्टे मुंह गिराकर उसको सभी देवता बैठ गए। तो इसलिए सभी बुद्धिमान पुरुष, मतलब सभी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उस वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। और कब पूजा करते हैं? जब हम नींव खोदते हैं, भूमि पूजन करते हैं स्टार्टिंग में, तो वहां पे वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद चौखट रखी जाती है घर की, तो उसमें भी वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जब छत डालते हैं उस टाइम में वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे मिस्त्री होता है वो वास्तु पुरुष के रूप में माना जाता है, और उसको हम कुछ मीठा या उसको पैसा दे करके उसको खुश करते हैं, वो उससे वास्तु पुरुष हमारा प्रसन्न हो जाता है, और जिसमें जो हमारे काम हो रहा होता है उसमें बाधाएं नहीं आती। तो इसलिए वहां पर जो वास्तु पुरुष जीता जागता है वो उस घर का बनाने वाला मिस्त्री होता है। और इसके अलावा जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, तो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। शादी होती है तो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। मुंडन होता है तो वास्तु पुरुष की पूजा होती है ना। जनेऊ संस्कार है या कोई भी संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनमें से कोई भी संस्कार जब किया जाता है तो उसमें वास्तु पुरुष की पूजा की जानी चाहिए। और जो व्यक्ति उस व्यक्ति की वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करता, उसे कदम कदम पे बाधाएं आती हैं और साथ ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो वास्तु पुरुष की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो कब करनी चाहिए वास्तु पुरुष की पूजा? तो घर बनाने के समय जब प्रारंभ करते हैं तो दरवाजा रखने के समय, ये मैंने आपको बताया, देवी पूजन। और मकान बनाकर जब पूरा हो जाता है तो गृह प्रवेश करे तो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। फिर यज्ञोपवीत शादी के समय या कोई रेनोवेशन के समय, और जहां पर घर की औरतें लड़ती हों, बीमार हों, तो ऐसे मतलब इन कष्टों से बचने के लिए घर में पुनः वास्तु प्रवेश करते हैं और उसमें वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है, तो शांत हो जाती है। तो पुत्र का जन्म हो या कोई भी तरह का यज्ञ हो का प्रारंभ हो तो उसमें वास्तु पुरुष की पूजा विधि विधान से करी जाती है। ठीक है। और इसमें जो ग्रिड बनाया जाता है वो 9x9 का ग्रिड बनाते हैं नॉर्मली। तो 64 ग्रिड वाले में 4 ग्रिड ब्रह्मा जी के होते हैं, ब्रह्म स्थान होता है। ये मैं देखो, ये 9x9 का ग्रिड बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 ऐसे हैं और 9 ही ऐसे हैं। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9x9 हो गया, 81 ग्रिड हो गया। 81 ग्रिड में जो सबसे किनारे वाली लाइन होती है, आउटर वाली लाइन, ये आप देख रहे हो, इसमें 32 आते हैं नंबर। इसमें 32 देवी देवताओं का वास है। तो कुछ देवता एक एक ग्रिड में बैठे हैं और कुछ देवता 2 ग्रिड में, कुछ 3 में, कुछ 5 में, कुछ 9 में भी है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये टोटल मिला के 45 देवी देवता होते हैं जो हमारे 81 ग्रिड में बैठे होते हैं। तो जब भी वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है तो इन 45 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और इसी को हम आगे वास्तु में भी यूज कर सकते हैं कि कौन सा देवता किस स्थान पर है। अब आप देखो, नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, ये फिक्स है। जो नंबर 1 होगा वो नॉर्थ ईस्ट से ही होगा, और ईस्ट देखो ऊपर है इसमें। तो यहाँ पर शिखी देवता, शिखी यानी भगवान शिव, पहले ग्रेड में भगवान शिव का वास है। इसके बाद नंबर 4 पे देखो इंद्र देवता का वास है, ईस्ट में है ये आप देखो 1 2 3, ये तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया। ये जो इतना है ये नॉर्थ ईस्ट है। इस नॉर्थ ईस्ट में शिखी, पर्जन्य, जयंत, दिति, अदिति, आपवत्स और आप, ये देवता हैं। तो जो 32 देवता हैं उनमें से 3 देवता नॉर्थ ईस्ट में आ गए, शिखी, पर्जन्य और जयंत। शिखी भगवान शिव। मैं यहाँ पे सारे देवताओं के नाम नहीं लूंगा, उन देवताओं के नाम लूंगा जिनको हमें वास्तु में यूज करा जाता है। पूजा सभी 45 देवी देवताओं की होती है, लेकिन नाम उनके लेंगे जो वास्तु एनालिसिस के लिए जरूरी है। तो 4 नंबर जो है ये आप देख रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में आता है, ये ईस्ट डायरेक्शन है पूरा। तो इंद्र ये वर्षा के देवता हैं, जल के देवता हैं इंद्र। तो यानी कि जहां पर 4 नंबर ग्रिड आएगा
वहां पर हम बाथरूम बना सकते हैं, पानी की जगह रख सकते हैं। इसी तरह से 5वें में आता है सूर्य देवता का स्थान। 4 तो नंबर ये ग्रिड में से हमेशा अंडरग्राउंड ही रखा जाएगा ना, है ही, या उधर भी रख सकते हैं? ईस्ट में भी रख और सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोर में हमेशा अंडरग्राउंड वाटर के लिए देखा जाएगा, या दोनों देख सकते हैं? नहीं, ग्राउंड फ्लोर या अंडरग्राउंड, ओवरहेड नहीं रखेंगे। ठीक है। तो चौथे नंबर पर इंद्र देवता, 5वें नंबर पर सूर्य देवता का स्थान है। तो यहाँ पर हम सूर्य की स्थापना करते हैं, जिसका ईस्ट डायरेक्शन बंद होता है, वहां पर एक आर्टिफिशियल तांबे का सूर्य लगा देते हैं, तो वो वहां पे ईस्ट डायरेक्शन का दोष खत्म हो जाता है। समझ गया? तांबे का सूर्य गोल होता है, थाली की तरह होता है, इतना बड़ा, करीब 6-7 इंच का, उसको देखा लगा हुआ दिया। है। देखा हुआ आपने? हाँ। इसका छठे नंबर पे सत्य देवता, भृगु, आकाश, अनिल, अनल है ये, अनल, अनिल नहीं, अनल, अनल मतलब अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है अनल। तो ये यहाँ पे अनल देवता है 9 नंबर। तो इसके यहाँ पे अग्नि देवता का वास है, तो यहाँ पे हम किचन बनाते हैं, या कोई भी ऐसी जैसे बिजली का मीटर है, या कोई जनरेटर है, या इन्वर्टर है, या किचन है, या फर्नेस है, या कोई बॉयलर है फैक्ट्री का, या भट्टी है कोई रेस्टोरेंट की, तो वो सारी चीजें हम साउथ ईस्ट में रखते हैं, क्योंकि वहां पे अनल देवता का वास है, अग्नि देवता का वास है। तो ये साउथ ईस्ट का। इसके बाद ये देखिए साउथ वेस्ट में, यहां भी शुरू के 3 ग्रिड में 12, 13, 14 ये देवता आ रहे हैं, और 13 नंबर पे यम देवता का वास है। तो यम देवता तो अशुभ है, मृत्यु के देवता यम। तो इसलिए साउथ वाली डायरेक्शन को हम बंद करके रखते हैं, और उसको ऊंचा रखते हैं, भारी रखते हैं, और यहां से किसी की भी एंट्री नहीं रखते, और ना ही कोई साउथ फेसिंग घर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, 9 ग्रिड आ रहे हैं इसमें भी। तो इसमें देख रहे हैं आप 17 नंबर पितृदेवता का स्थान है। तो यानी कि साउथ वेस्ट में हमारे पितृदेवताओं का स्थान होता है, तो ये दूषित नहीं होना चाहिए। तो अगर साउथ वेस्ट दूषित हो जाएगा तो हमें पितरों का श्राप लगेगा, और घर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी, घर में झगड़ा रहेगा, बीमारी रहेगी, और कलेश रहेगा, और कोई तरक्की नहीं होगी। क्यों? ना शादी ब्याह होंगे, ना बच्चों का जन्म होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पितृदेवता का वहां पे आपको श्राप लगा हुआ है। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जगह पर हम अपना सोने का कमरा, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। और नॉर्मली साउथ वेस्ट में आपने देखा था कि वहां पे पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी तत्व होने की वजह से भी वहां पर हम हेड ऑफ द फैमिली, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या हेड ऑफ द ऑफिस, जो भी है, वहां पे हम उनको जगह देते हैं। अब इसके बाद आता है ये वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट डायरेक्शन में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर असुर देवता, असुर, वरुण और पुष्पदंत। तो जो आप बता रहे थे कि वेस्ट में वरुण देवता का स्थान है, वो यही है। वरुण देवता यानी समुद्र के देवता। तो यहां पर हम पानी रख सकते हैं, लेकिन ओवरहेड टैंक पे रखेंगे, यहां पे अंडरग्राउंड नहीं रखेंगे। तो वरुण देवता का स्थान। इसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इसमें देखिए 25 नंबर पर ये रोग देवता का स्थान, रोग का स्थान, यानी जो व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में रहेगा वो रोगी हो जाएगा। तो इसलिए किसी का भी कमरा नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, बस गेस्ट रूम हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट रख सकते हैं जो जल्दी से बिक जाएंगे। तो जो भी चीज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहती है वो नहीं टिकती है, वो गायब हो जाती है। अगर नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव चीज अच्छा है गायब हो जाए, और पॉजिटिव चीज रखेंगे तो पॉजिटिव चीज भी चली जाए। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में कोई अच्छी चीज नहीं रखनी चाहिए, और ना ही हमारा सोने का कमरा होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसमें 3 ग्रिड आते हैं, ये 28, 29, 30, बल्लाट, सोम और भुजंग। जो सोम देवता है वो है कुबेर देवता। कुबेर यानी कि धन के खजांची, धन के देवता। तो इसलिए जो भी पैसा रखने की जगह होती है वो नॉर्थ में होती है, या नॉर्थ फेसिंग होती है। तो जिसका नॉर्थ खराब हो जाएगा तो उसको धन की कमी हो जाएगी।
तो जो व्यक्ति नॉर्थ में फेस करके काम करेगा उसको धन की प्राप्ति होती है, और जो ईस्ट की फेसिंग काम करेगा तो उसको सूर्य का लाभ मिलेगा। तो सूर्य होता है आम मान सम्मान का, तो उसको सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ईस्ट और नॉर्थ में ये मेजर फर्क है कि जो भी मान लो कोई शॉप है या कोई ऑफिस है या कोई मालिक बैठा है, अगर वो नॉर्थ में फेस करके बैठेगा तो मनी ओरिएंटेड हो जाएगा, और ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेगा तो वो नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी। कई लोगों को क्या होता है, पैसा बहुत होता है लेकिन उनके पास नेम फेम नहीं होता, और बहुत से ऐसे जिनके पास नेम फेम बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं होता, है ना। तो जो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे उनको नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलती है, और जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठते हैं उनको पैसा मिलता है। पैसा, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो 32 हो गए ग्रिड किनारे किनारे वाले। इसका 33 नंबर देखो, ये यहाँ पर है, ये 2 ग्रिड में बना हुआ है, 2/1, ऊपर से 2 और 3 नंबर के बराबर की जगह ऑक्युपाई करी हुई है, और इधर 1 है 32 नंबर की, तो ये 2 ग्रिड में हो गए 33वां नंबर। फिर 34वां नंबर इसका अगला कॉर्नर, एक ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, फिर ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर, सावित्री, यहाँ भी 2/1 ग्रिड है। फिर देखिए साउथ वेस्ट में 35 नंबर है, यहां भी 2/1 ग्रिड है, जय। फिर देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ भी 2/1 ग्रिड है, और 36 नंबर रुद्र देवता। तो 32 तो होगा किनारे किनारे, और फिर 4 कॉर्नर पे आ गए, 33, 34, 35 और ये 36। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला और भी बड़ा ग्रिड है, ये 2/3 का ग्रिड है, ये 37 नंबर आ गया, 36 हो गया था, ये 37 आ गया। तो 32 तो किनारे हो गए, 4 कॉर्नर हो गए, और 4 ये सेंटर हो गए, और यहाँ पे 6 का ग्रिड आता है 2/3 का, 37 और ये 39, ये भी 2/3 का ग्रिड है, 6 का है। और ये यहाँ पे देखिए ये भी 2/3 का ग्रिड है, 41, और ये 2/3 का ग्रिड है, 43। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट है, आपने देखा यहाँ पर 36 तक नंबर हो गया था, 36 के बाद 37, 39, 41 और 43 ऑल्टरनेट आ गए। ठीक है, अब रह गया हमारे पास इनके बीच के जो छोड़े हुए नंबर थे, 38, 40, 42 और 44। तो ये भी 2-2 ग्रिड के हैं। यहाँ देखिए 38 नंबर, ये सविता, ये 2/1 ग्रिड का है। तो जैसे 34 है वैसे ही 38 है ना। इसी तरह से 38 का 39 ऑल्टरनेट हो गया। फिर 40 नंबर ले लिए, ये भी 2/1 ग्रिड है। इसमें विबुधा दीप, ये भी एक देवता का नाम है। 40 का 41 बड़ा आ गया 2/3 का। फिर इसका 42 नंबर आ गया राज यक्षमा, ये भाई 2/1 ग्रिड का है, राज यक्षमा। फिर 43 बड़ा आ गया, फिर 44 आ गया आप वत्स, ये 2/1 ग्रिड का है ना। टोटल 2 ग्रिड हो गए। ठीक, 44 हो गए, और 45 में ब्रह्म देवता का वास है, और ये ब्रह्म स्थान में है, और इनके 9 ग्रिड है, 3/3। तो अब इनको हम कैसे चेक करते हैं किसी वास्तु में? तो क्या करते हैं, जो भी नक्शा होगा लंबाई चौड़ाई में होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर बराबर 9/9 हिस्से कर दो, तो उसमें टोटल वही 81 ग्रिड आ जाएंगे। तो अगर ये स्क्वायर है यहाँ पे प्लॉट, तो उसमें स्क्वायर आ जाएंगे ग्रिड। और अगर वो थोड़ा लंबा है डेप्थ में और चौड़ाई में कम है, तो यानी कि उसके ग्रिड जो आएंगे वो फिर रेक्टेंगुलर होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है ना, लेकिन होंगे 45 फिर भी, ये 81 फिर भी होंगे। और उन 81 ग्रिड में किसी को 1 ग्रिड दिया है, किसी को 2 ग्रिड दिया है, किसी को 6 ग्रिड दिया है, और ब्रह्मा जी को 9 ग्रिड दिए सेंटर। ठीक है, तो ये 45 देवी देवता हैं जो उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हुए हैं। और जब वास्तु पुरुष की पूजा होती है तो इन 45 देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, तब उस घर का वास्तु शुद्ध हो जाता है। तो अब आप देखो कैसे इनके नाम है, ये पूजा के उनके मंत्र हैं। ये 45 देवी देवताओं के नाम है। शिखी, ओम शिखे नमः, ओम पर्जन्ये नमः, ओम जयंताय नमः, ओम कुलयुधाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सत्याय नमः,
ओम भ्रष्टे नमः, यानी ये पूरे 45 मंत्रों का जाप किया जाता है, हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, तब जाकर के पूरे वास्तु देवता की पूजा हो पाती है। ठीक है ना। तो ये 23 तक यहाँ पर है, और इसके बाद 23 के बाद 24 से लेकर के 45 तक ये 2 कॉलम में बनाया हुआ है। ठीक है, ओम ब्रह्माय नमः लास्ट। तो इस तरह से ये 45 देवी देवताओं की वास्तु की पूजा होनी चाहिए। अब आता है मर्म स्थान क्या होता है। मर्म स्थान बेसिकली हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिव पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर कोई लोड नहीं आना चाहिए, कोई पिलर नहीं आना चाहिए, या कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए इन जगहों पर। तो ये जो सेंसिटिव पॉइंट है 2 तरह के हैं, एक हाईली सेंसिटिव है और एक नॉर्मल सेंसिटिव। ठीक है, तो देखिए ये कैसे है, इसमें भी पूरे प्लॉट के आप 9x9 ग्रिड कर लेंगे, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो स्क्वायर है, कोई भी शेप है। और फिर उसमें बीच का जो सेंटर वाला हिस्सा जो 9x9 का ग्रिड आएगा, ये ब्रह्मा जी का स्थान होता है, और इसमें हाईली सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे, वो चारों कॉर्नर हैं, देख रहे हैं, जो डार्क हैं, और एक बीच का है। तो ये 5 पॉइंट जो होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, और अगर हम सारे पॉइंट्स को नहीं बचा पाए, कम से कम इन 5 पॉइंट को जरूर बचाना चाहिए। इन पर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ये ओपन टू स्काई रहना चाहिए, कोशिश ही करनी चाहिए। ठीक है, तो 5 इसमें सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। अब देखो आप यहां पर, ये नॉर्थ, ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, इस नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में जो इसका भी जो ब्रह्म स्थान वाला एरिया होगा, ये 4 पॉइंट देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये इसके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। तो जो गहरे पॉइंट्स हैं, बड़े पॉइंट हैं, वो हाईली सेंसिटिव, और जो छोटे पॉइंट हैं वो नॉर्मल सेंसिटिव। तो इन जगहों पे भी हमें पिलर और गड्ढा बनाने से बचाना है। ठीक है, तो ये आप देखो चारों कॉर्नर पे मिल रहे हैं आपको, नॉर्थ ईस्ट का ये चारों कॉर्नर, फिर इसी तरह से ये साउथ ईस्ट के, ये देखो पूरा साउथ ईस्ट है, ये इतना साउथ ईस्ट है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, कि आप जब आप 9x9 ग्रिड करेंगे तो उसमें चारों डायरेक्शन, ये 8 डायरेक्शन आ जाती है, 8 डायरेक्शन आ जाता है। हाँ सर, है ना। तो उसमें भी जो कॉर्नर निकले, जो 8 डायरेक्शन है, उसके भी ये ब्रह्म स्थान वाले पॉइंट है, और उसके जो कॉर्नर वाले पॉइंट है वो सेंसिटिव है, या बीच का नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से चारों कॉर्नर पे हो जाएंगे 4 4 4 4, 16 पॉइंट हो गए। 16 पॉइंट हो गया। हाँ, और 16 पॉइंट कैसे हो जाएंगे, इनके सेंटर वाले। यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ पे दिखाना नहीं, दिखाना गलती से रह गया। ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2, और ये 3, और ये 4 पॉइंट। मतलब सारे कॉर्नर्स के हमें सेंटर निकाल लेना। हाँ हाँ हाँ, तो जितनी हमारे हर एक 8 डायरेक्शन, हाँ, तो जो हमारे 8-9 डायरेक्शन है, इन सब में सेंटर निकालने, कॉर्नर वाले पॉइंट निकालने और सेंटर निकालने। लेकिन जब हम हाईली सेंसिटिव की पॉइंट की बात करते हैं तो ब्रह्म स्थान का सेंटर ही होता है, बाकी जगह पे यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे लबराया सकता है, यहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, यहाँ पे लोड रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ऐसे यहाँ भी आएगा 4 सेंसिटिव पॉइंट, यहाँ भी आएंगे 24, फिर 28, और ये 4 32, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 पॉइंट होते हैं सेंसिटिव पॉइंट, और 5 पॉइंट होते हैं हमारे हाईली सेंसिटिव पॉइंट, है ना। तो वास्तु में ब्रह्म स्थान के बीचों बीच का क्षेत्र अति मर्म स्थान के अंतर्गत आता है, यानी हाईली सेंसिटिव एरिया कहलाता है। उसके बाद प्लॉट के अंदर 32 क्षेत्र, ये जो मैंने पॉइंट बताए थे अभी, उनको हम मर्म स्थान कहते हैं। तो इस जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। खंबे, दीवार भी मना है। अगर इन जगह पर कोई खंबा या दीवार ऐसे कोई लोड वाली चीज रखेगा तो उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ा होगी। शारीरिक क्या होगा, बीमारी हो गई। मानसिक क्या हो गया, टेंशन हो गया। आर्थिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। आध्यात्मिक यानी कि वो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा।
ठीक है, तो ये इसके सेंसिटिव पॉइंट्स है। तो मय मत एक वास्तु का शास्त्र है, मय मत किताब का नाम है। तो मय मत के अनुसार ब्रह्म स्थान के 3 क्षेत्र देव, मनुष्य, पिशाच क्षेत्र में आते, यानी अब इसके अगला पॉइंट बता रहा हूं। ये इसमें भी 9x9 के ग्रिड किए गए, टोटल 81। और इसमें देख रहे हैं आप सबसे जो आउटर वाली लाइन है, ये वाला, ये वाला जो 32 हमने अभी देखे थे देवता, वो वाला क्षेत्र कहलाता है पिशाच क्षेत्र। तो इस जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते। पुराने समय में ऐसे होता था ना, पहले बाउंड्री वॉल होती थी, फिर उसके आगे स्पेस छोड़ते थे, फिर उसके बाद कमरे बनाना शुरू करते थे, फिर उसके अंदर वरांडा होता था चारों तरफ, फिर बीच में आंगन होता था। तो वही चीज इस वजह से इसमें इंप्लीमेंट की गई है, क्योंकि ये सबसे किनारे वाला क्षेत्र पिशाच क्षेत्र होता है। तो 3 तरह के क्षेत्र माने गए हैं पूरे लैंड के। पिशाच क्षेत्र जो सबसे बाहर वाला एरिया होगा 9x9 ग्रेड में, ये वाला, यानी कि चारों तरफ होगा इस तरह से, ये ऐसे, ये पिशाच क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन में छोड़ना है, इतना हिस्सा छोड़ना है। तो इसी तरह से ये भी पिशाच क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी पिशाच क्षेत्र होगा। और इस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी मांस मदिरा का सेवन करने लगता है और राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसकी सोच भी ऐसी राक्षसी हो जाती है, जो इस एरिया में अपना घर बना के रहेगा। और ये भी पिशाच क्षेत्र है, इतना। तो यानी कि इस 9x9 ग्रिड में जो सबसे आउटर वाले 32 ग्रिड बनते हैं, वो पिशाच क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, रहने के लिए कमरे यहीं बनाए जाने चाहिए, इस एरिया में बनाए जाने चाहिए। और यहाँ पे मनुष्य रहता है, इसलिए इसको मनुष्य क्षेत्र कहा गया है। और इस जगह पे रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव राजसिक प्रवृत्ति का होगा, रजोगुणी होगा, यानी कि थोड़ी सी उसमें राक्षस प्रवृत्ति और कुछ उसमें देवता प्रवृत्ति। क्योंकि मनुष्य जो होता है, ना तो वो देवता है ना वो राक्षस है, थोड़ी सी कमियां होती है, थोड़ी सी अच्छाइयां होती है। ठीक है, तो ये वाला मनुष्य क्षेत्र कहलाएगा। इसी तरह से ये भी मनुष्य क्षेत्र है, इतना, ये भी। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला भी मनुष्य क्षेत्र में आएगा, ये यहां से लेके यहां तक। इसी तरह से ये वाला भी मनुष्य क्षेत्र है। ठीक है, तो इन जगह पे कंस्ट्रक्शन करके रहा जा सकता है। और इसके सबसे अंदर वाला एरिया जो है, ये वाला, ये देव क्षेत्र कहलाता है। इसमें वरांडा बनाया जाता है। पुराने समय में देखा होगा आपने, आंगन के जस्ट पहले वो पाइप लगा करके उसके ऊपर टीन शेड डाल देते थे, और वो एक कॉरिडोर की तरह काम आता था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए काम आता था। और हर कमरे में कोई ना कोई परिवार रहता था, किसी के 1 कमरे, किसी के 2 कमरे, किसी के 3, जिसका जितना बड़ा घर है उस हिसाब से। तो ये आंगन, ये बरामदे की तरह इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसी तरह से देव क्षेत्र ये भी कहलाएगा। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दैविक प्रवृत्ति के होते हैं, सतोगुणी होते हैं। तो कभी कोई मेहमान आता है तो उसको अंदर घर में नहीं बुलाना होता, तो उसको बरामदे से विदा कर सकते होते हैं, है ना। तो वो सेमी प्राइवेट एरिया होता है। तो ये आपका देव क्षेत्र कहलाता है। और इसी तरह से लास्ट ये वाला भी, ये भी देव क्षेत्र, यानी कि चारों तरफ से होता है, केवल एक तरफ से नहीं है। ठीक है, फिर इसके बीचों बीच ये वाला ब्रह्म स्थान होता है, और इसको ओपन टू स्काई रखते हैं, इसे खुला रखते हैं। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में जो बीच का एरिया होता है वो खुला होता है, ऊपर तक खुला होता है, नीचे ग्राउंड से लेकर, बेसमेंट से भी लेकर के ऊपर टॉप तक, भले ही 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग साइड में खड़ी होती है। और जो इस तरह से वास्तु के कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनती है, वो सक्सेसफुल वास्तु होता है वहां का, वो मॉल चलते हैं। अगर मान लो इसमें ब्रह्म स्थान में आपने सीढ़ी या लिफ्ट बना दी, वो मॉल नहीं चलता। और दिल्ली में ऐसा है, साकेत में एक जगह ऐसी है जहां पे ब्रह्म स्थान में सीढ़ी और लिफ्ट बनाई गई है,
वो नहीं चलता मॉल। और उसी के बराबर में दूसरा है वो वास्तु कॉम्प्लेक्स है, वो मॉल चलता है। इतना फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मनुष्य क्षेत्र, देव क्षेत्र और पिशाच क्षेत्र, है ना। अच्छा, तो डायरेक्शंस के बाद वो पीछे रह गया था थोड़ा सा, मैंने इसलिए आपका उसको कवर कर दिया, है ना। डायरेक्शन हम कर ही चुके थे, और इनके देवी देवता भी मैंने आपको बता दिए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। पंच तत्व के बारे में बताया था, इनके एलिमेंट बताए थे मैंने, और ये एनर्जी बताई थी, और ये मुहूर्त हमने छोड़ दिया, मुहूर्त नहीं करना है। सिलेक्शन ऑफ लैंड बताया था कि क्या चीज निकलने से कैसा होता है, और स्लोप के बारे में बताना था। तो जो जमीन ईस्ट की तरफ स्लोप होता है, कोई लैंड है, नेचुरल वे में जाके देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ स्लोप है, तो ये, और या उस तरफ में कोई एक्सटेंशन है, ईस्ट एक्सटेंशन है, तो वो अच्छा माना जाता है। इसी तरह से नॉर्थ की तरफ अगर स्लोप है, तो उस घर में रहने से आपको वंश की वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, और धन का आगमन होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ अगर ढाल होगा तो वो नॉर्थ ओरिएंटेड प्लॉट कहलाएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देवता का वास होता है, इसलिए जो भी नॉर्थ ओरिएंटेड प्लॉट होंगे या नॉर्थ ओरिएंटेड घर होंगे, उनमें धन की अधिकता होगी। वेस्ट की तरफ जो ढाल होगा ये अच्छा नहीं होता, ये परिवार में कलह देता है। वेस्ट डायरेक्शन में शनि देवता का वास होता है, मैंने आपको बताया था। तो इस घर में रहने वाले लोगों का ज्ञान और धन दोनों का नाश होता है। साउथ की तरफ ढाल होगा तो यम की दिशा में ढाल हो जाएगा, तो ऐसे घर में रहने से शीघ्र मृत्यु की संभावना रहती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढाल होगा तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, और यश भी मिलता है। क्यों? नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट और नॉर्थ दोनों का फल मिलता है। तो जिस घर में नॉर्थ ईस्ट का ढाल हो तो वो अच्छा है, या नॉर्थ ईस्ट ढाल का कोई प्लॉट हो वो अच्छा है। क्योंकि हम यहाँ पे प्लॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी हम घर सिलेक्शन नहीं कर रहे। तो जब हम कोई जाके प्लॉट देखें तो उसमें देखें कि उस प्लॉट का स्लोप किस तरफ को जा रहा है ना। इसी तरह से जो साउथ ईस्ट की ढाल होगी वो अच्छी नहीं है। ऐसे घर में फीमेल का ज्यादा वर्चस्व रहेगा, फीमेल डोमिनेटिंग होंगी, है ना। और साथ ही साथ चोरी होना, धोखेबाजी होना, झगड़ेबाजी होना, मुकदमेबाजी होना, ये साउथ ईस्ट की तरफ में होता है, क्योंकि ये अग्निकोण भी है। साउथ वेस्ट की ढाल का घर बुरी आदतों को बढ़ाने वाला होता है। साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन है, वहां पर नैरतिव का वास है, नैरत राक्षस का वास है। तो ऐसे प्लॉट में घर बना के रहने से बीमारी भी होती है, मृत्यु जल्दी होती है, और सडन इवेंट्स होती हैं, और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे घरों में भूत प्रेत का वास भी जल्दी असर होता है, टोना टोटका का असर ज्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अगर साउथ वेस्ट का ढाल का कोई घर है तो। जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका कैरेक्टर भी खराब हो जाता है। हाँ जी, लेकिन सर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ घर हैं, जैसा आपने बताया था कि 1.5 फुट का गड्ढा करके उसमें हम दोबारा मिट्टी भरें, तो हम ऐसा स्लोप भी बना सकते हैं इस तरीके से या नहीं? हाँ फिर कर सकते हैं, अगर लैंड उस टाइम में नहीं है, बाद में उसको ठीक करके कर सकते हैं। बट अगर नेचुरल वे में हमें मिल जाती है इस तरह की लैंड, तो उसके इफेक्ट ये होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ईस्ट और नॉर्थ नीचा होना चाहिए, साउथ और वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। अब दो डायरेक्शन रह जाती है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा नीचा और कौन सा ऊंचा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डाउट नहीं होता, ईस्ट वेस्ट में डाउट नहीं होता, नॉर्थ साउथ में डाउट नहीं होता, सबसे ज्यादा डाउट होता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। तो इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, साउथ वेस्ट में साउथ वर्ड पहले आता है और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वर्ड पहले आता है, तो पहले वाले वर्ड को पकड़ लो। तो जो वर्ड
ऊंचा होना चाहिए, यानी साउथ ऊंचा होना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट ऊंचा होना चाहिए। इस तरह से नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ पहले आता है, नॉर्थ शुड बी लोअर, तो नॉर्थ वेस्ट शुड बी लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्की बनाई हुई है और ये बताया भी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्लॉट के साउथ वेस्ट को सबसे ऊंचा होना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, मान लो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, एकड़ में, हजारों मीटर में, तो उसकी जो साउथ वेस्ट की बाउंड्री वॉल होगी उसको ऊंचा कर दो, और जो नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री वॉल है उसको सबसे नीचे कर दो। भले ही 3 फुट की रखो, तो साउथ वेस्ट में 5 फुट कर दो, नॉर्थ ईस्ट की 3 फुट कर दी, तो 3 फुट भी सफिशियंट है और 5 फुट तो है ही सफिशियंट। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन साउथ ईस्ट से नीचा होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचे, उससे ऊपर नॉर्थ वेस्ट, उससे ऊपर साउथ ईस्ट, और उससे ऊपर साउथ वेस्ट। याद रहेगा है? तो यहाँ पे तो हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये बताया है, देखो हायरार्की बनाई हुई है। तो सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट है, नैऋत्य, अग्नि कोण साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण, फिर उसके बाद वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट, और सबसे नीचे ईशान नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे प्लॉट पर घर बना के रहने से, जिसका स्लोप इसी तरह से हो, उसकी बाउंड्री वॉल की हाइट इसी तरह से हो, तो परिवार का विकास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसा घर शुभ होता है। तो लैंड सिलेक्शन में इन बातों का ध्यान रखना है। तो भूमि चयन में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या चीज वहां खुदाई में निकलती है, फिर उसमें मिट्टी सॉलिड है या नहीं है, फिर उसका स्लोप किधर से ऊंचा है किधर से नीचा है ना, फिर उसका एक्सटेंशन किस तरफ को है या उसका स्लोप किस तरफ को है, इन चीजों को ध्यान रखते हैं। तो अब है भूमि परीक्षण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो एक तो हमने बताया था, मिट्टी निकालो, दोबारा भरो, बच जाए तो अच्छी है, नहीं बचे तो मध्यम है, कम पड़ जाए तो खराब है। दूसरा बताया था, गड्ढा करो 1.5 बाई 1.5 फुट का, उसे पानी भरो, 2 मिनट इंतजार करो, और उसके बाद देखो पानी अगर भरा हुआ वैसी एज इट इज है तो बहुत बढ़िया, आधा रह गया तो मीडियम है, और खत्म हो गया तो खराब है। तो टाइप ऑफ लैंड कितने तरह की होती है? 4 तरह की टाइप ऑफ लैंड बताई थी मैंने आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, तो कैसे निकालते हैं उसको? हम गोबर से लीप करके गड्ढे को, और उसमें चारों डायरेक्शन में दीपक जला देते हैं। ईस्ट का जले ज्यादा रोशनी दे तो क्षत्रिय, साउथ का जले तो सेवक, वेस्ट का जले तो वैश्य, और नॉर्थ का जले तो ब्राह्मण। और उसके अलावा टेस्ट करके, कलर देख करके, स्मेल करके पता लगाया सकता है, और उसके ऊपर कैसे पेड़ पौधे लग रहे हैं, कैसी मिट्टी का रंग है, उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की लैंड है। तो टोटल 4 तरह की लैंड होती है। भूपृष्ठ के आधार पर, यानी कि सरफेस ऑफ द लैंड, उसके बेस पर प्लॉट को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, उसके गुण दोष बताओ। तो सरफेस के आधार पर 4 तरह की लैंड बताई थी, कूर्म पृष्ठ, गज पृष्ठ, और एक नाग पृष्ठ, और एक दैत्य पृष्ठ। तो 2 अच्छी थी इसमें, कूर्म पृष्ठ और गज पृष्ठ अच्छी है। गज पृष्ठ में लक्ष्मी जी का वास, और कूर्म पृष्ठ में लंबी आयु और धन प्राप्ति। और दैत्य पृष्ठ कौन सी थी? जो नॉर्थ ईस्ट से ऊंची हो, साउथ वेस्ट से नीची हो। और नाग पृष्ठ कौन सी थी? हाँ, तो जिसकी ईस्ट वेस्ट लंबी हो और नॉर्थ साउथ ऊंची हो। ठीक। अच्छा, प्लॉट में यदि साउथ वेस्ट की तरफ ढाल हो तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? जल्दी मृत्यु होती है, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती है, कोई भी मुसीबत अचानक आ जाती है।
क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में राहु का वास होता है और लोगों को बुरी आदतें लग जाती है घर में रहने वालों को, ये सारे दोष होते हैं। अब है मार्ग विचार। मार्ग को संस्कृत में वीथी भी बोलते हैं, वीथी, VEETHI, वीथी, ठीक है। तो इसमें जो वास्तु में इसका नाम लिया जाता है, टेक्निकल नाम, वो कहते हैं वीथी शूल। शूल मतलब कहीं पर आपको पेनिट्रेट कर रहा है, और वीथी मतलब कोई रास्ता। तो वीथी शूल होने से, कोई भी घर के सामने सीधे रोड होने से, वो आपका वीथी शूल हो जाता है। मान लो जैसे ये घर है और घर के सामने यहाँ से रोड आ रही है बिल्कुल सेंटर में। मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो ये होता है ना ESWN। देखिए जिस तरफ से रोड हो जाएगी उस तरफ से वो प्लॉट खुल जाता है। जैसे अब इसमें रोड बनाता हूं मैं, आपका घर इसी तरह का है ना, ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट साइड में रोड है। तो हम इसको बोलते हैं ईस्ट फेसिंग का रोड है। तो ईस्ट की तरफ रोड है तो बढ़िया है। एक तो आपका घर का फेसिंग ईस्ट को हो गया, दूसरा ईस्ट खुल गया तो हल्का हो गया। अब यही रोड अगर नॉर्थ की तरफ हो, तो आपका घर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। तो नॉर्थ आपका खुला हो गया और हल्का हो गया। तो नॉर्थ शुड बी ओपन। अब अगर मान लो कॉर्नर का प्लॉट हो, तो आपके ईस्ट में भी रोड होगी, नॉर्थ में भी रोड होगी। तो नॉर्थ ईस्ट पूरा खुल गया, ईस्ट भी खुल गया, नॉर्थ भी खुल गया, तो बहुत बढ़िया प्लॉट हो गया ये। तो दो साइड ओपन है, ईस्ट और नॉर्थ का, और दोनों साइड में रोड है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी खुला है। तो दिस इज द बेस्ट प्लॉट। अब यही रोड अगर यहां आ जाए, साउथ में आ जाए, और ये रोड नहीं है, ये रोड नहीं है, ये तो खराब है। तो ये साउथ फेसिंग घर हो गया। यम को बुलावा दे गया। यम को बुलावा दे दिया आपने, हल्का भी हो गया रोड, ये साउथ डायरेक्शन खुला हो गया जबकि बंद होना चाहिए था, तो ये खराब हो गया। अब मान लो यही रोड वेस्ट में है,
केवल वेस्ट में, ये नहीं है मान लो। अब ये भी तो खराब है, खराब है। वेस्ट भी तो खुल गया, हल्का हो गया, वेस्ट फेसिंग घर हो गया, और वेस्ट डायरेक्शन में शनि होता है, शनि। तो ये खराब हो गया। अब मान लो कॉर्नर प्लॉट है और उसमें साउथ और वेस्ट दोनों साइड रोड हो गई, तो इसमें तो साउथ भी खुल गया, वेस्ट भी खुल गया और साउथ वेस्ट भी खुल गया, साउथ वेस्ट में। तो सबसे ज्यादा खराब हो गया। तो जैसे ईस्ट और नॉर्थ में दोनों साइड होकर के नॉर्थ ईस्ट खुल जाता है तो सबसे अच्छा प्लॉट हो जाता है, उसी तरह से साउथ और वेस्ट में रोड होकर के साउथ वेस्ट खुल जाता है तो सबसे खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मानो ये तो एडजेसेंट रोड थी, बराबर बराबर रोड थी, पहले और ऐसा भी तो हो सकता है आमने सामने रोड हो जाए। मान लो ये रोड नहीं है, हटा दिया, आपके ईस्ट साइड में भी रोड है और वेस्ट साइड में भी रोड है। अब कैसा है ये, क्या बोलना चाहिए? अच्छा एकदम से खराब है तो एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है, ईस्ट बैलेंस तो खुला नहीं अच्छा हो है, गया, वेस्ट खुला खराब हो गया। खराब हो गया। हाँ, क्या बोले? मीडियम बोलना चाहिए। मीडियम थोड़ा बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, एवरेज प्लॉट हो गया ये। हम्म, ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वेस्ट के साइड में गेट खोलो ही मत, केवल ईस्ट साइड में गेट खोलो, भले ही चाहे पीछे वाली छोटी रोडी क्यों नहीं। तो जब आप गेस्ट को बुलाओ तो वेस्ट से बुलाओ, बड़ी बड़ी रोड है क्योंकि, और जब अपना जाना करो तो सर्विस लेन से कर लो, ईस्ट साइड से कर लो। और अगर ईस्ट का मेन रोड है और वेस्ट का सर्विस लेन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से अब ये रोड मान लो नॉर्थ साइड में है, ये रोड नहीं है, ये हटा दिया, एक नॉर्थ में रोड है और एक ये साउथ में रोड है। ये है, अब इसको कैसा बोलेंगे? सेम मीडियम होना चाहिए। बाकी हाँ, पहले वाले से कंसिडर करके थोड़ा ज्यादा खराब हो, पहली सिचुएशन से, क्योंकि पहली इसमें सिचुएशन यम भी ज्यादा खराब है क्योंकि जो साउथ भी खुल गया साउथ भी खुल गया। है ना, तो शनि से ज्यादा खराब है यम। यम। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्थ एंट्री खोल लेंगे, साउथ में एंट्री खोलेंगे ही नहीं। अगर मान लो नॉर्थ में सर्विस लेन है और साउथ में मेन रोड है तो फिर तो ज्यादा खराब हो गया। ज्यादा खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे, सर्विस लेन से जाते आते रहेंगे और गेस्ट को हम साउथ से बुलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रोड से आइडिया लगा सकते हैं कि प्लॉट कैसा है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है सराउंडिंग्स कैसी हैं। अब अगर मान लो बिल्कुल कोई ऐसा है जिसमें कि तीन तरफ रोड हो, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, तो ये कैसा है, ईस्ट खुला है, नॉर्थ खुला है, नॉर्थ ईस्ट खुला है और साउथ भी खुला है।
दो पॉजिटिव हैं तो सर मेरे ख्याल दो नेगेटिव, मतलब एक सिंगल नेगेटिव से दो पॉजिटिव ज्यादा बेटर होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया 70% वाला हो गया। हम्म। अच्छा, अब ये वाला घर ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ रोड है, उससे ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? नॉर्थ में नहीं है। नहीं, ईस्ट और वेस्ट में रोड है तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। उससे ज्यादा जो अच्छा, आपने क्योंकि अभी इसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट खुल रहा है। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अगर मान लो नॉर्थ और साउथ खुला हुआ है उसमें, उसके मुकाबले ये कैसा है? नॉर्थ और साउथ खुला हुआ है और ईस्ट में नहीं है। और इसमें ईस्ट नॉर्थ और साउथ है। ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और साउथ है और उसमें नॉर्थ और साउथ है। और तो सर नॉर्थ ईस्ट तो अभी भी कनेक्टेड है, तो यही बेटर है 70% तो अभी। भी यही अच्छा है, तो ये भी 70% वाला है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा जजमेंट होनी चाहिए कि रोड के हिसाब से हम प्लॉट को कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब ये वाली रोड इधर आ गई, वेस्ट। वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। अब ये कैसा है? इसको ये कितने नंबर देंगे? 30%, 50 से कम। 50 से कम या और कम? और कम, जितना कम कर सकते हैं, मतलब पच्चीस दो परसेंट नेगेटिव है। 25%। 25%। क्योंकि इसमें साउथ खुल गया, वेस्ट खुल गया, साउथ वेस्ट खुल गया। इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि नॉर्थ खुला हुआ नॉर्थ खुला हुआ है। हाँ। अच्छा, अब अगर मान लो ये वाली रोड हटा दी, ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट में रोड है, फिर क्या है? 70%। 70%। ये तो नॉर्थ ईस्ट। 75% हो गया, साउथ नहीं है अब। साउथ में, ठीक है। हाँ, तो साउथ तो भारी है ना इसका। हम्म। और ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट खुला हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, जिसमें एक साइड रोड है, जिसमें दो साइड रोड है, या जिसमें तीन साइड रोड है, अच्छी, सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी सर, हम्म, एक साइड में 100% एक्वायर हो सकता है तो वो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद फिर 3 साइड एक्वायर हो सकता है 75 तक, तो वो फिर अच्छा है सर। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन तो 3 साइड वाला, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन अच्छा है। और जो 2 साइड वाला है वो मीडियम का है, तो लास्ट में है, मतलब कैटेगरी वाइज वो आएगा। और जिसमें चारों तरफ रोड हो वो? अब सब बैलेंस ही होना चाहिए, सब जगह से हो गया तो, सभी हाँ जगह से पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो हाँ। इधर से पॉजिटिव हो रहा उधर से नेगेटिव हो रहा है, एक दूसरे को संभाल ही रहे तो बैलेंस आगे 50% पे ही नहीं, आता आपके पास ऑप्शन है, एक तरफ एक रोड है, एक प्लॉट में, एक में चार तरफ रोड है, कौन सा लोगे? है। डायरेक्शन के बेसिस पे सर मुझे तो अगर मान लो ईस्ट का रोड मिल रहा है, आपके पास दो ऑप्शन चारों है। तरफ वाला लूंगा, चारों तरफ वाला लूंगा। चारों तरफ वाला प्लॉट लोगे? और नहीं, अपने अकॉर्डिंग, नहीं। चारों तरफ प्लॉट में बीच वाला तो ब्रह्मस्थान बन जाता है। दूसरी बात, चारों तरफ अगर रोड होगी तो आपके घर में डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होगी, ट्रैफिक का शोर होगा, ट्रैफिक का शोर होगा। सिक्योरिटी नहीं रहेगी, चारों तरफ खुला हो गया घर। हम्म, हम्म, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे रखोगे तो कहीं से भी कोई भी आदमी आ सकता है। कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो इसमें बेस्ट वाला कौन सा ऑप्शन होगा सारे ऑप्शन में से? सिंगल साइड। सिंगल साइड में हवा नहीं आएगी, एक ही तरफ से हवा आएगी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं बनता। मेरे हिसाब से तो जो आती है वो ये आती है कि दो साइड रोड हो, ईस्ट और नॉर्थ में।
तो दो साइड ओपन होने से ईस्ट और नॉर्थ खुल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी खुल जाएगा, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएंगी और हवादार भी हो जाएगा। एक साइड खुलने से, 75% होना चाहिए। हाँ हाँ केवल हाँ। एक साइड रोड होने से उसमें प्रॉपर प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर ईस्ट वेस्ट में है चाहे नॉर्थ साउथ में, वो भी अच्छा है, लेकिन साउथ और वेस्ट में एक साथ रोड नहीं होनी चाहिए, एडिशन रोड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से तीन साइड की रोड होगी, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक है। क्योंकि उसमें प्राइवेसी नहीं रहती। ठीक है, और चारों तरफ होगी तो ऐसा जो चारों तरफ जिसमें रोड है वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बट रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है 10 एकड़ का, 20 एकड़ का, 25 एकड़ का, 5 एकड़ का, या कोई फार्म हाउस है 2-3 एकड़ का, और उसमें चारों तरफ रोड है, वो ठीक है, उसमें कहीं से भी आप एंट्री कर लो, चारों तरफ खुला है। लेकिन जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हैं जो छोटे घर हैं, उनमें चारों तरफ रोड होना डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, अब ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब इसमें अगर रोड का हिट आ जाए, हिट कैसे आएगा? मान लो ये रोड इधर ना होकर के इधर है, टी पॉइंट, टी बन रहा है। हाँ, ये है, ये नहीं है। अब ये कैसा है? इसमें बीती शूल हो रहा है और इस घर को नॉर्थ डायरेक्शन से हिट कर रहा है, तो जो भी रोड का ट्रैफिक आएगा वो इस तरह से आएगा। तो ये एक कैसे हिट कर रहा है, ये इस तरह से आगे इस घर को हिट कर रहा है यहाँ। तो यहां से जो रोड से एनर्जी आती है वो इस घर को हिट करेगी, तो ये घर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे घर में आदमी रह नहीं पाता टिक करके, या फिर घर में झगड़े हो जाते हैं। झगड़े होने। पार्टीशन का भी कह सकते हैं, पार्टीशन पार्टीशन हो भी। गया, एक तरह से घर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर ये नॉर्थ से है तो कंपैरेटिवली बेटर है। अगर ये मान लो साउथ से होता यही हिट, तो और ज्यादा खराब हो जाता। मृत्यु का फिर और हाँ, मृत्यु। अच्छा, अब यही रोड मान लो इस तरफ से आ रही हो टेढ़ी, तो भी ठीक नहीं है। अब यही रोड मान लो आ रही हो इस तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से, तो चल जाएगा। नहीं, पेनिट्रेट होगा ना भगवान जी का, फिर भगवान गुस्सा होंगे, भगवान की हाँ, शक्ति तो। हाँ, तो कोई भी हिट नहीं होना चाहिए रोड की तरफ। लेकिन अगर मान लो यहां से ऐसे रोड आ रही है, ऐसे रोड आ रही है, ठीक है, और इसमें इस तरह से ठीक है,
और इसमें इस तरह से कंस्ट्रक्टेड एरिया ये, मीन्स ये जो रोड का जो विड्थ होगी उसको छोड़ के हमने घर बनाया हुआ हाँ तो ये ठीक है, तो ये बढ़िया है बिल्कुल। अब इसमें ये वाला अगर हिट आ रहा है तो बाहर निकल गया, और अगर इसमें इधर से हिट आ रहा है, मान इधर से रोड आ रही है, तो भी ये बाहर निकल गया। तो ये दोनों ही नॉर्थ ईस्ट पे हिट कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हल्का हो जाता है, तो इसलिए ये चल जाता है। लेकिन अगर यही हिट इस तरफ आ जाए तो ये खराब हो जाएगा। अब मान लो ऐसा प्लॉट है जिसके चारों तरफ रोड है और चारों तरफ से ही हिट आ रहे हैं, ऐसे इधर से भी हिट आ गया, इधर भी रोड है, इधर से भी हिट आ गया, इधर भी रोड है, इधर से भी हिट आ गया, इधर भी रोड है, इधर से भी हिट आ गया, इधर भी रोड है। ये मान लो हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अब कैसा है? हर तरीके से खराबी हो गया सर। ये बिल्कुल ही खराब हो गया, बट कॉमर्शियल पर्पज से ये अच्छा है। अगर मान लो ऐसी जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, कोई मॉल बना है और चारों तरफ से रोड आ रही है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो जो है ना चारों तरफ ट्रैफिक आएगा, तो चारों तरफ से लोग आएंगे। तो फिर ऐसी जगह का नॉर्मल वे में ही वास्तु किया जाएगा या इसके लिए कुछ स्पेशल अलग ही रहता है? नहीं, अच्छा माना जाएगा। इसमें चारों तरफ से रोड हिट है, कोई दिक्कत नहीं कॉमर्शियल में। अगर रेजिडेंशियल है तो नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को इन्होंने किताब में दिखाया हुआ है कई तरीके से, मैंने आपको एक बार में समझा दिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि रोड ऐसे ऐसे आ रही हो, कॉर्नर कॉर्नर से। कर्व टाइप में, तो भी ये हिट माना जाएगा, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन होगा ओवरऑल वो इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है रोड ऐसे आकर के ऐसे एक मिनट, ये ऐसे होकर के ऐसे जा रही है रोड, वो भी ऐसे ही स्ट्रेटली नहीं है। ये इस तरह से जा रही हो, तो ये हिट होगा कि नहीं? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक मूवमेंट किधर है। अगर ट्रैफिक मूवमेंट इस तरह से है तो हमारे नुकसान नहीं है। लेफ्ट साइड में पड़ रहा है ना, लेफ्ट में चलते हैं ट्रैफिक, तो इंडिया में तो लेफ्ट में चलता है ना। और इसमें जो उधर से आ रहा है वो इस तरह से आएगा, तो ये नुकसान नहीं करेगा। अब अगर यही रोड इस तरह से हो जाए, ऐसे, तो इसमें ट्रैफिक कैसे मूवमेंट होगा? ये होगा, तो भी इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की रोड है। ऐसे किसी भी कॉर्नर पर रोड आ सकती है, ऐसे ऐसे। तो इसमें ये देखना पड़ता है इसमें नुकसान कहां पे होगा, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें होगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट खुल जाएगा। तो किसी भी तरह से ट्रैफिक का हिट या रोड का हिट हमारे घर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हम बचा के रखें। एक चीज और आपको दिखाता हूं अभी, और रोड कैसे हो सकती है।
ऐसे भी रोड हो सकती है। अब इस केस में कोई हिट नहीं हो रहा, तो ये अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट में तिराहा आ गया। अगर यही तिराहा इस कॉर्नर पर होता तो ये ठीक नहीं था। तो कई बार क्या होता है, प्लॉट ना इतना बड़ा हो जाता है कि ये इसको यहां तक हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये स्थिति बन जाती है। और इसमें ऐसे कवर्ड एरिया, ये ऐसे कवर्ड है। तो अगर प्लॉट के सामने रोड आ रही है तो हमें कंस्ट्रक्शन ऐसा करना चाहिए कि उसका रोड का हिट हमको हिट ना करे, घर को हिट ना करे, ऐसे ये हिट ना करे, ये बच गया। या अगर मान लो इसी इसी तरह से ये रोड ऐसे यहां से हिट कर रही है तो ये सामने को निकल, तो हम ले लेंगे। और इसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट के हिट होंगे वो एक्सेप्टेबल है, साउथ वेस्ट के नहीं। वैसे तो कहीं के भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ओपन, नॉर्थ ईस्ट की रोड, नॉर्थ ईस्ट का तिराहा, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है, साउथ वेस्ट के नहीं। और जो बिल्कुल सेंटर में हिट आते हैं, जैसे कि यहां से हिट आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, इधर को आ जाए, या ऐसे तिरछा आ जाए, ये तो ये हमें नहीं लेना चाहिए, ये ऐसे ये नहीं लेना चाहिए, ये खराब है। ठीक है, अब मैं आपको ये सब चीजें बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्थ फेसिंग रोड है, भाग्यशाली है, ये प्लॉट है, ये रोड है, तो ये नॉर्थ फेसिंग हो गया। ये ईस्ट फेसिंग है, ये भी अच्छा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये रोड है। ये साउथ फेसिंग हो गया, ये ठीक नहीं है, ये प्लॉट है और ये रोड है, और ये साउथ है। ये वेस्ट फेसिंग हो गया, ये एवरेज कह दिया क्योंकि साउथ नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अब देखो दो साइड रोड, ये भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट खुला होना ठीक नहीं। ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ये भी एवरेज है। अब ये अपोजिट साइड की हो गई, नॉर्थ और साउथ, ये बैलेंस हो गया, एवरेज हो गया। दिस इज गुड, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट पॉजिटिव है, वेस्ट नेगेटिव है, बैलेंस कर लिया। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे बढ़िया, ये तीन साइड हो गया। आप देखो, यही मैंने आपको बना के बताया था, नॉर्थ ईस्ट और साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट बढ़िया हो गया, साउथ कम अच्छा हो गया। ये देखो, इसमें नॉर्थ बंद है, ये कम अच्छा है, इसमें साउथ वेस्ट खुल गया, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट खुला है और साथ में ईस्ट भी खुला है, तो बिलो एवरेज हो गया। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट खुला है और नॉर्थ वेस्ट खुला है, तो ये अबव एवरेज हो गया। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट खुल गया और वेस्ट वेस्ट भी खुल गया, तो अबव एवरेज है, बट बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, 70% वाला होगा। अब देखिए, इसमें वेस्ट बंद है, ईस्ट बंद है, नॉर्थ खुला है, साउथ वेस्ट खुला है, तो ये बिलो एवरेज हो गया। ये चारों तरफ रोड है, ये सबसे बिग कॉज है। ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छा नहीं है, कॉमर्शियल के लिए ठीक है। ये टी जंक्शन वाला जो मैंने आपको दिखाया था, अगर नॉर्थ से है तो चल जाएगा, प्लॉट फेसिंग वन साइड रोड विद टी जंक्शन, ये चारों तरफ से हो गई, ये कॉमर्शियली अच्छा है, बाकी कोई नहीं है। चारों के इसमें आठों तरफ से रोड है,
ये कॉर्नर पे भी तो है। तो इस तरह से ये वीथी के बारे में विचार किया, वीथी विचार कहते हैं, वीथी शूल कहते हैं इसको। फिर जैसे अभी था पश्चिम की तरफ और होता है जहाँ पे शनि का वास रहता है, अगर हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो खराब है, लेकिन अगर हम फैक्ट्री वगैरह के पर्पस से देखें तो क्या वो अच्छा है कि वो शनि लोहे के भी अगर काम लोहे से करेगा? संबंधित काम है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं एक और, एनर्जी लेवल इन प्लॉट। एनर्जी कैसे चलती है प्लॉट। एक मिनट जब पानी लिखा जाता है। तो प्लॉट को हमेशा बाउंड्री वॉल से कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उसी प्लॉट तक सीमित है। अगर प्लॉट में हम बाउंड्री वॉल नहीं बनाएंगे तो एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ जाता रहेगा। और जैसा इसमें आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी स्टार्ट होती है और ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रही होती है। तो अगर हमारी मेन डायरेक्शंस सेंटर में आएंगी, 90 डिग्री पर आएंगी, तो ये पूरे प्लॉट में एनर्जी का फ्लो रहेगा। अगर ये एनर्जी मेन डायरेक्शंस हमारी कॉर्नर में चली जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसको हम विदिशा प्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदिशा, जिसकी दिशा विहीन हो गई। अब इसमें फर्क समझ रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये इसके कॉर्नर पर है। तो यहाँ पर ये सामने कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया, जबकि इस प्लॉट में नॉर्थ ऊपर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 90 डिग्री पे आ रहे हैं, जबकि विदिशा प्लॉट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कॉर्नर पे आते हैं, 45 डिग्री पे आते हैं। तो इनमें एनर्जी का फ्लो तो वही चलेगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहां से यहां की तरफ चलेगा। तो थोड़ी सी एरिया में ही हमारी एनर्जी फ्लो हो पाएगी। जो हमारा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इसमें तो एनर्जी जाएगी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका प्लॉट मेन डायरेक्शन वाला है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला है, जिसमें 90 डिग्री पर सारी डायरेक्शन आती हैं, दैट इज गुड प्लॉट। और जिसमें कॉर्नर में डायरेक्शन आती हैं, वो अच्छा प्लॉट नहीं माना जाता। इसको हम विदिशा प्लॉट कहते हैं। तो इसमें मान सकते हैं कि इसमें रहने वाले को हमेशा दिशाहीन रहेगा, टारगेट हाँ भी नहीं अचीव हाँ। करेगा। और अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करनी भी है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इसमें कॉर्नर कॉर्नर छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे अभी भी बताता हूँ, मैं आपको बना के बताता हूँ, इसमें यहाँ समझ नहीं आएगा। अब मान लो ये है प्लॉट और विदिशा प्लॉट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कॉर्नर पे आएगा आपका एन, ये आएगा आपका ईस्ट, ये आएगा आपका साउथ।
इधर आएगा वेस्ट। तो इधर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट। तो ये प्लॉट कहलाते हैं विदिशा प्लॉट। अब इसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा वो किस तरह से होगा? नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट की तरफ, इस तरह से, ऐसी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो सीधा सीधा चला गया। तो पूरे प्लॉट में तो एनर्जी है नहीं। अब अगर मान लो किसी का रूम इस तरफ को बना है, तो ये रूम तो एनर्जाइज्ड ही नहीं है। मान लो यहाँ पे किचन बनी है, तो इसमें तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है। यहाँ मान लो बच्चों का रूम बना है, तो एनर्जाइज ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? तो आपका जो प्लॉट है, अगर मान लो किसी ने ले रखा है, तो वो प्लॉट तो बेचेगा नहीं। वो कहेगा इसी का कोई सॉल्यूशन बताओ। तो उसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि आपको जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो उसी तरह से करनी है, कॉर्नर पे ला करके। इस तरह से, इस तरह से, ये ये। अब देखो, आप इसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस प्लॉट के 90 डिग्री पे आ गई, नॉर्थ साउथ। और इसी तरह से ईस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सिस ये भी 90 डिग्री पे आ गई। यहां देख रहे हैं 90 डिग्री बन गया। अब इसमें जब एनर्जी फ्लो होगा, अब जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो ये है, तो ये जो साइड वाला एरिया, इसमें लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, ग्रीनरी कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, पार्किंग की जगह रख सकते हैं। और अब जब इसमें एनर्जी का फ्लो होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, है ना? तो अब ये आपका पूरा के पूरा घर इसमें एनर्जाइज है। तो जब भी कोई विदिशा प्लॉट हो और बड़ा प्लॉट हो और उसमें कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो फिर हम उसको 45 डिग्री पे घुमा करके तब कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, तो उसमें फुली एनर्जाइज हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गई? यस सर। ठीक। तो ये विदिशा प्लॉट में और जो हमारा नॉर्मल प्लॉट है उसमें फर्क है। तो प्लॉट को बाउंड्री वॉल से घेर कर रखना चाहिए, जिससे उस प्लॉट की पॉजिटिव एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण होता रहे। तो जिस प्लॉट में पॉजिटिव एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का निर्माण होता है, उस पर रहने वाले को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तो ये चीज स्क्वायर प्लॉट में बहुत ही परफेक्शन तरह से हो पाती है। और इसको एनर्जी लेवल को चेक करने का एक और तरीका होता है। आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक मैग्नेट लेते हैं, छोटा सा मैग्नेट होता है इतना बड़ा, और एक आपको उसमें नेडल दी जाती है, सुई होती है, और उससे हम उसको रख रख के उसको पाथ बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो तितली की तरह शेप बन जाती है ना? तो दोनों तरफ से लाइनें आ जाती हैं। तो वही चीज है इसमें। तो जिस तरह से मैग्नेट के दोनों तरफ तितली की तरह से ऐसे शेप बन जाती है, उसी तरह से किसी भी प्लॉट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण होता है। तो जिस प्लॉट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण होगा, वही प्लॉट आपको ज्यादा एनर्जाइज्ड रखेगा। ठीक है? तो जो अच्छा, अब एक चीज और होती है कि जब हमें कोई प्लॉट लेना है तो हमें स्क्वायर प्लॉट प्रेफर करना चाहिए। अब स्क्वायर मिलते तो है नहीं,
मिलती तो रेक्टेंगुलर है। तो इसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में लेंथ और ब्रेड्थ का, मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशो 1:2 होना चाहिए। 1:1 इज अ स्क्वायर, 1:2 इज रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर प्लॉट नंबर 1 है, और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका रेशियो 1:2 है, वो उससे सेकंड लेवल पे है, मध्यम का है। और 1:3 तक हम एक्सेप्ट करते हैं, और 1:3 के बाद प्लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर 10 मीटर फ्रंट है तो मैक्सिमम 30 मीटर तक की डेप्थ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 मीटर फ्रंट है और 10 मीटर गहराई है प्लॉट की, लंबाई चौड़ाई 10-10 मीटर है, तो बेस्ट है। बेस्ट है। अगर 10 और 20 है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। और 10 और 30 है तो वहां तक चल जाएगा। लेकिन अगर 10 और 40 है तो वो रिजेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मान लो 10 फीट आगे फ्रंट है और 40 फीट उसकी डेप्थ है, तो ऐसे केस में हम बीच में वॉल लगा देते हैं। तो उसमें 2 टुकड़े बन जाएंगे, 10x20, 10x20 के। आप समझ रहे कैसे कह रहा हूँ? दो पार्ट में डिवाइड कर, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तब उसका अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर देंगे, और उसको बीच से इंटरकनेक्ट नहीं करते। मैं आपको एक बार डायग्राम बनाता हूँ तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर अगर एंट्री तो सामने से होगी तो फिर इंटरकनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर अभी एक मिनट ये है, मान लो 10x40 का है, खराब है ना, रिजेक्ट होना चाहिए। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसमें बीच में दीवार लगा दो पहले। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये भी 10x20 होगा, ये भी 10x20 होगा, ये भी 1:2 होगा, ये भी 1:2 होगा। अब इसमें जो अब एंट्री मान लो 1 है, आप ये कह रहे हो ना, मान लो यहां से एंट्री है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो इतना कर दो, एक, और दूसरा ब्लॉक ऐसे बना लो। और ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसको हमने यहां से जोड़ दिया, ये नहीं कनेक्ट करना, ऐसे छोड़ दो। अब ये 1:2 के 2 अलग अलग प्लॉट है, जुड़ गए, और बीच में आपने यहाँ पे लॉन दे दिया। ये यहाँ पे लॉन दे दिया, तो ये 1:4 होने के बावजूद 1:2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये एनर्जी का फ्लो है जो मेन डायरेक्शंस में होता है और विदिशा प्लॉट में कम रहता है। अब इसके बाद आता है शेप ऑफ द प्लॉट। तो किस शेप का हमें प्लॉट लेना चाहिए? तो बेस्ट तो वही है स्क्वायर शेप, तो 1:1 रेशो का, और इसके सभी कॉर्नर 90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई हो तो 90 डिग्री 1:1 की, लेकिन उसका कॉर्नर 90 डिग्री ना हो, ऐसा भी हो सकता है, वो रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस नहीं लेना, रोम्बस में और स्क्वायर में फर्क है। तो कोई भी प्लॉट हम लें तो उसमें ये देखें कि उसके चारों कॉर्नर
90 डिग्री पे हो। अगर कोई कॉर्नर 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो कोण वेद हो जाता है। वेद में आपको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा वेद क्या होते हैं। तो उसमें कहते हैं ऐसे घर में रहने वाले का विकास रुक जाता है। ठीक है, तो ऑल कॉर्नर शुड बी 90 डिग्रीज एंड ट्राई टू बी 1:1 रेशो। ऐसे घर में मानसिक शांति अच्छी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहती है। इसके बाद रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये 1:2 रेशो का है, ये भी ठीक है, इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होती है और ऐसे घर में रहने वाले लोग सुखी संपन्न भी रहते हैं, धनदायक भी होता है, पुष्टिवर्धक भी होता है। अभी जो सर्कुलर प्लॉट होते हैं ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए अच्छे हैं बट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छे नहीं। और अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखो ये चारों कॉर्नर इसमें मिसिंग है, तो कोई भी रिडक्शन हमें अच्छा नहीं है। और बनाना है तो फिर इसमें ऐसे बनाएंगे इस तरह से, तो इसमें वेस्टेज ऑफ लैंड होता है। तो अगर इस तरह से बनेगा तो ठीक है, और अगर पूरा करके बनाएंगे तो कॉर्नर मिसिंग हो जाएगा, तो उसमें फिर एनर्जी कम हो जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, साउथ ईस्ट कट गया, साउथ वेस्ट कट गया, और ये नॉर्थ वेस्ट कट गया। अगर हमने ईस्ट ऊपर मान लिया तो अब ये ओवल प्लॉट है, इसमें भी देख रहे हैं इसमें चारों कॉर्नर कट रहे हैं। इसमें भी अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो इस तरह से किया जाएगा, फिर इसमें भी वेस्टेज ऑफ लैंड होगी। और जमीन आजकल कितनी कीमती है आपको पता है, 2 लाख रुपए मीटर। ठीक है, इसमें तो कम से कम 50 मीटर निकल गया, 1 करोड़ की जमीन वैसे वेस्ट होगी। अब इसमें देखिए, इसमें भी चारों कॉर्नर मिसिंग है, इसमें भी अगर बनाना है तो इस तरह से बनाना पड़ेगा स्क्वायर में। इसमें देखिए, इसमें भी चारों कॉर्नर मिसिंग है। और देख रहे हैं इसमें एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये 90 डिग्री से कम है ना, नहीं ज्यादा है, सॉरी, एक कम हो जाता है, ये एक कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखो आप, ये भी 90 डिग्री से कम है यहाँ ये, और इसमें भी आप देखो चारों कॉर्नर मिसिंग आ रहे हैं। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस तरह से लेंगे। ट्रायंगुलर में 2 कॉर्नर चले गए, एक साइड भी चली गई। सेमी सर्कुलर में 2 कॉर्नर चले गए, ये बो शेप्ड है, इसमें ईस्ट डायरेक्शन भी चली गई और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों चले गए। ये रथ की आकृति का है, इसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट नहीं है, और ईस्ट भी आधा कटा हुआ है, ये मिसिंग है यहाँ पर। ये डबल चैरियट तो डबल नुकसान, पूरा साउथ गया पूरा नॉर्थ गया। ये बकेट शेप्ड है, इसमें पूरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट सब चला गया। ये ढोल के आकार का है, इसमें भी चारों कॉर्नर मिसिंग है। ये एंगुलर प्लॉट है, इसमें भी चारों कॉर्नर मिसिंग है। ये कैप्सूल शेप्ड है, इसमें कम कम गया है, थोड़ा थोड़ा गया है, लेकिन गया इसमें भी है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अगर हमने ईस्ट को ऊपर माना है तो। ईस्ट इसमें पूरा है, वेस्ट इसमें पूरा है, साउथ भी थोड़ा सा गया है, नॉर्थ भी थोड़ा सा गया, क्योंकि राउंड हो गया है। ये स्टार शेप्ड है, इसमें तो सारे गए। इसमें तो अगर घर बनाएंगे तो कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। ये भी ढोल शेप्ड है, इसमें भी मिसिंग है कॉर्नर। ये फैन शेप्ड है, इसमें साउथ वेस्ट पूरा कटा है, बल्कि ब्रह्म स्थान तक चला गया, और वेस्ट भी चला गया और साउथ भी चला गया, सबसे बेकार है। क्या होता है, ऐसे प्लॉट कैसे बन जाते हैं, क्या होता है, पहले ना एक प्लॉट इन्होंने ये लिया हुआ होता है इतना,
फिर पड़ोसी ने बेच दिया, उसको भी जोड़ लिया, इस तरह जुड़ जाता है। पहले रेक्टेंगुलर था और बाद में पंखा बन गया, तो उसी घर में रहते रहते पहले प्रॉस्पेरिटी रहती है और बाद में गायब हो जाती है। ये मंदिर शेप्ड है, टी शेप्ड है, सब में कमियां होगी। अब दो रह गए, गोमुखी और शेरमुखी। गोमुखी वो होता है जो आगे से नैरो हो और पीछे से चौड़ा हो, क्योंकि गाय का मुंह आगे से छोटा होता है, पीछे से बड़ा होता है, और शेर का मुंह आगे से बड़ा होता है, पीछे से छोटा होता है। तो जो गौमुखी है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छा होता है, और जो शेरमुखी होता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए अच्छा होता है। कारण घर में हमें प्राइवेसी चाहिए होती तो आगे से नैरो होगा, और कॉमर्शियल में हमें डिस्प्ले ज्यादा दिखाना होता है, तो इसलिए आगे से बड़ा जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो रेजिडेंशियल में प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, शो नहीं होना चाहिए, और कॉमर्शियल में शो ज्यादा होना चाहिए, वहां नैरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो गोमुखी प्लॉट होते हैं जो आगे से नैरो होते हैं वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छे माने जाते हैं, और जो प्लॉट आगे से बड़े होते हैं पीछे से छोटे होते हैं वो कॉमर्शियल अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें डिस्प्ले अच्छा होता है। लेकिन गोमुखी और शेरमुखी दोनों में से अगर आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट मिलता है, दैट इज मच बेटर। उसका कारण ये है क्योंकि जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट होते हैं उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल होता है, जबकि गोमुखी और शेरमुखी में नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ले सकते हैं गोमुखी को रेजिडेंशियल के लिए और कॉमर्शियल को शेरमुखी को कॉमर्शियल के लिए, बट इनसे भी अच्छे होंगे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर से ऊपर गोमुखी और शेरमुखी नहीं होते। ठीक है, तो ये शेप ऑफ द प्लॉट यही बताया गया इसमें जो मैंने आपको बताया। तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट और रिडक्शन ऑफ प्लॉट के बारे में। ठीक, तो आज हम इतने ओके, थैंक यू सर। नमस्कार।